हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कोश। ये जो क्वेश्चन पेपर है क्लास 6 हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2025-26 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। देखते हैं इसकी आंसर की आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। गो थ्रू आंसर की अगर नहीं समझ में आता है और आगे चल के क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको किसी और क्वेश्चन पेपर या कुछ और ज़रूरत है यू कैन कमेंट मी। एंड नाउ ये पैराग्राफ देखते हैं। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये अनुच्छेद पढ़ना है और फिर नीचे लिखे प्रश्न है उनके उत्तर देना है। ये एक जंगल में परिजात का पेड़ था। परिजात का कोई मुकाबला नहीं था। उसकी सुंदरता बेजोड़ थी, उसका रंग रूप निराला था। परिजात को भी अपने गुणों का पूरा पूरा पता था। नीले आसमान से में सिर उठाए इस शान से खड़ा रहता मानो पेड़ों का सरताज हो। जब बाहर के दिन आते तो परिजात अनगिनत नन्हे नन्हे फूलों से लद जाता। लगता मानो किसी ने आकाश के सारे तारे तोड़कर परिजात की शाखाओं पर टांग दिए हों। नन्हे फूलों से झिलमिलाता परिजात जब सुगंध भरी पराग जंगल में बिखेरता तो जंगल नंदन बन जाता। चुंबक की तरह परिजात सबको अपनी तरफ खींचता। जिसे देखो वही परिजात की तरफ भागता। सतरंगी सालें ओढ़े चटकीली तितलियां सहेलियों के साथ झुंड का झुंड बनाकर परिजात का श्रृंगार देखने आती तथा जाते जाते फूलों को खींचकर ढेरों पराग अपने साथ ले जाती। ये जो है एक वृक्ष के बारे में है। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो जंगल में किसका पेड़ था, तो परिजात के बारे में ही बात हो रही है, वही पेड़ था। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें है, परिजात अपने आप को स्वयं का क्या समझता था, तो क्या समझता था, पेड़ों का सरताज अपने आप को समझता था। फिर दूसरा क्वेश्चन है, परिजात अनगिनत फूलों से कब लद जाता था। ये आपको क्वेश्चन लिखना है। तो कब लद जाता था, जब बसंत ऋतु आती थी, बाहर के दिनों में। आपके इसमें पेपर में लिखा भी है, तो बाहर के दिनों में लग जाता था। तितलियां क्या करती थी, तितलियां झुंड बनाकर परिजात का श्रृंगार देखने आती थी और जाते जाते फूलों का पराग ले जाती थी। तो क्या करती थी, श्रृंगार देखने आती थी। फिर और जाते जाते क्या ले जाती थी, फूलों का पराग, फूलों का रस, फूलों का पराग ले जाती थी अपने साथ में। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन आपको लिखना है। फिर इस गद्यांश का शीर्षक लिखिए। गद्यांश का शीर्षक आप अपने तरीके से परिजात का वृक्ष या फूलों का पेड़ों का सरताज या जो भी आप अपने तरीके से लिख सकते हो। दूसरा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। ये एक कविता है। जीवन की मुस्कान किताबें बहुत बड़ा वरदान किताबें, गूंगे का मुंह बनकर बोलें, बहरे के हैं कान किताबें, अंधे की आंखें बन जाएं, ऐसी हैं दिनमान किताबें, हीरे मोती से भी बढ़कर बेशकीमती खान किताबें, जिनके आने से मन हर्ष, ऐसी हैं मेहमान किताबें, क्या बुरा यहाँ क्या अच्छा करती हैं पहचान किताबें, धार प्रेम की बहती इनमें फैलाती हैं ज्ञान किताबें, राहों की हर मुश्किल को कर देती हैं आसान किताबें, कभी नहीं ये बूढ़ी होती रहती सदा जवान किताबें। बहुत अच्छी ये कविता है। अभी हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, इनमें से किताबें क्या नहीं हैं, जो सही ना हो उसे आपको देखना है कि जो इस नहीं है। बहरे की कान है, अंधे की आँख, जीवन की मुस्कान, तो हमारा इसमें से आंसर जो क्या हो जाएगा, अपंग की विरोधी, यही इसमें नहीं दिया हुआ है, बाकी सारे दिए हुए हैं। किताबें खा का देखते हैं, किताबें हीरे मोती से भी बढ़कर हैं। कैसे बढ़कर हैं, बेशकीमती हैं, बेशकीमती लिखा हुआ है। किताबें क्या हैं, बेशकीमती हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। फिर किताबें किसकी पहचान करती हैं, किताबें अच्छा और बुरा का पहचान कराती हैं।
राहों की हर मुश्किल को किताबें कैसे आसान कर देती हैं? किताबें ज्ञान देकर जीवन की कठिनाइयों को आसान बना देती हैं। कैसे? ज्ञान देकर सारी मुश्किल को आसान बना देती हैं। किताबें सदा जवान कैसे रहती हैं? क्योंकि किताबें का ज्ञान कभी पुराना नहीं होता। आप जितना चाहो उतना किताबों से सीख सकते हो, कभी वो पुरानी नहीं होती हैं। फिर है आगे का जो है व्याकरण है। जलधर शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जलधर मतलब क्या हो जाता है? जल से भरा हुआ। जलधर बादल, मेघ, तो मेघ, बादल। फिर धर प्रत्यय जोड़कर 2 शब्द बनाइए और उनके अर्थ भी लिखिए। तो धर शब्द जोड़कर बनाना है। अच्छा, जलधर शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 2 अर्थ, एक तो हो जाएगा मेघ, बादल, और दूसरा हो जाएगा समुद्र। समुद्र भी होगा, तो ये 2 हो जाएंगे इसके। दूसरा, धर प्रत्यय जोड़कर 2 शब्द बनाइए। तो एक तो जलधर ही, जैसे मान लो ये लिखा हुआ, ये भी आप लिख सकते हो। इसे कहते हैं कि आप पेपर से भी हेल्प ले सकते हो। फिर जैसे बनाना, मान लो कष्टधर, भारधर, तो इस तरीके से धर बाद में लगा हो और कोई भी एक शब्द हो। जो कष्टधर का क्या होगा? जो कष्ट सहन करे। भारधर जो भार उठाए। गिरधर जो गिरी को उठाए, पर्वत को उठाए। तो इस तरीके से हो जाता है। फिर है आंसू और आँख का एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। आंसू और आँख। आंसू का क्या हो जाएगा? अश्रु। आँख का नेत्र, नयन। जो भी आपको याद आ रहा है वो आपको लिख देना है। हृदय पर सांप लौटना। अभी यहाँ पे क्या है? मुहावरा दिया हुआ है। मुहावरे का अर्थ लिखिए तथा इस मुहावरे का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। शब्द भी बनाना है और फिर क्या हो जाएगा? मुहावरे का हृदय पर सांप लौटना का मतलब होता है बहुत ईर्ष्या होना, मतलब ईर्ष्यालु होना। कि कोई भी आप सेंटेंस एक बना देना है कि ईर्ष्यालु होना। कोई, जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी तो उसे देखकर क्या होने लगी? उसके हृदय पर सांप लौटने लगा। मेरे अच्छे कपड़े देखकर उसके हृदय पर सांप लौटने लगा। तो इस तरीके से आप कोई भी एक सेंटेंस बना सकते हो। फिर फूटना शब्द के 2 अर्थ बताइए। यो इसका प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए जिसमें अलग अलग अर्थ हों। फूटना का मतलब हो जाता है एक तो टूटना, फूट गया कोई चीज़, तो जैसे घड़ा फूट गया। अब दूसरा होता है फूटना का अंकुरित होना, कि बीज में से वो अंकुर फूट गए, तो बीज से पौधा फूटा। इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर है अपठित। जो ये है पठित अवबोध, ये आपके चैप्टर से लिया गया है, आपके बुक हिंदी से, मल्हार से। सो क्या है? बाबा भारती डर गए, अब उन्हें रात को नींद ना आती, सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। फिर प्रतिक्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वो ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती भी कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नहीं मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। सो ये चैप्टर बहुत अच्छा है कि वो जो बैठा हुआ था कंगला, जिसने आवाज़ लगाई थी, वही था खड़ग सिंह। और जैसे उसने बोला कि मुझे बिठा लो, जैसे उन्हें बिठाया, उसने क्या किया? लेकर फुर हो गया। चैप्टर बहुत अच्छा है, पढ़ लेना। रात को नींद किसे नहीं आ रही थी? रात को नींद किसे नहीं आ रही थी? बाबा भारती को, क्योंकि उनको डर था कि बाबा, उसने कहा है खड़ग सिंह ने, तो वो मेरा घोड़ा लेने जरूर आएगा, चोरी करने। दूसरा है अस्तबल की रखवाली कौन करने लगा? बाबा भारती खुद अपने अस्तबल की रखवाली करते थे कि घोड़ा कहीं चोरी करके ना ले जाए खड़ग सिंह। थर्ड है बाबा भारती किस समय घूमने जा रहे थे? बाबा भारती संध्या के समय घूमने जा रहे थे अपने घोड़े पर सवार होकर। फिर किनकी आंखों में चमक थी? बाबा भारती की आंखों में चमक थी। फिर सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस
किंग क्या पाया था? कंगले, कंगले की सुनते जा, इस कंगले की सुनते जा, सुनते जाना। फिर तो इस तरीके से आपको लिख देना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। वह पवास का प्रथम दिन जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर वसुंधरा की रोमावल सी हरी दूब लगी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। सो ये भी आपके मल्हार बुक से लिया गया है। अभी इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पवास का क्या अर्थ होता है? पवास का अर्थ है वर्षा ऋतु। इसमें वर्षा ऋतु की बात की गई है। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? तो ये पंक्तियां क्या हैं? पहली बूंद कविता से ली गई हैं। फिर थर्ड है, वर्षा ऋतु से पहले कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु आती है, गर्मी। फिर है, वर्षा ऋतु के आगमन से चारों तरफ क्या फैल जाती है? वर्षा ऋतु के आने से, आगमन से चारों तरफ आनंद रूपी हरियाली फैल जाती है। धरती के सूखे ओंठों पर बारिश की बूंदें किसके समान आकर गिरी? अमृत के समान। धरती क्योंकि सूखा पड़ा हुआ था और पानी गिरा तो सबको इतना अच्छा लगा, अमृत हो मानो पानी, और पानी तो अमृत है ही, क्योंकि पानी के बिना हम रह ही नहीं सकते। अभी ये है क्वेश्चन आंसर। पाठ्य पुस्तक में पढ़े गए पाठों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दें। कोई 5 प्रश्न के आपको उत्तर देने हैं। 6 प्रश्न हैं यहाँ पे। देख लेते हैं। ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? कठिन परिश्रम, अनुशासन और लगन, मतलब लगातार काम करते रहना। सभी के सफलता का एक रहस्य होता है भाई, आप मेहनत करोगे, अनुशासन में लगे रहोगे, काम करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ध्यानचंद ने अपना बदला कैसे लिया? उन्होंने अभ्यास कर अपनी टीम को विजयी बनाया और पराजय का बदला लिया। एक बार वो हार गए तो उन्होंने क्या किया? फिर से अभ्यास किया, परिश्रम किया और अपनी टीम को क्या? विजयी बनाया। फिर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? उनके जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर कहा जाता है। ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। और उनका जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है, हार की जीत पाठ के आधार पर डाकू खड़ग सिंह के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। उसकी 4 विशेषताएं लिखिए। जादू, वो कैसा था खड़ग सिंह? घमंडी था, डाकू था, निर्मम था, अंत में दयालु और पश्चाताप करने वाला। फिर बाद में वो क्या बन गया था? दयालु भी बन गया था और पश्चाताप करने वाला भी बन गया था। फिर बाबा भारती ने खड़ग सिंह से क्या प्रार्थना की? उन्होंने प्रार्थना की कि इस घटना को किसी से ना कहें ताकि लोग नेक काम करना ना छोड़ दें। बाबा भारती ने कहा खड़ग सिंह से कि आप इस बात को किसी से मत बताना, नहीं तो लोग किसी की सहायता नहीं करेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, लोगों पर से विश्वास उठ जाएगा, किसी पर भी दया नहीं रह जाएगी, तो इसलिए ऐसा कहा। दूसरा है, खड़ग सिंह ने घोड़ा कैसे प्राप्त किया? खड़ग सिंह ने चालाकी से बाबा भारती से घोड़ा छीन लिया। फिर है, पाठ्य पुस्तक में पढ़ी गई कविताओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है, कोयल कहाँ रहती थी? तो कोयल कहाँ रहती थी? आम के बाग में। फिर तन मन कौन संवारती है? बारिश की पहली बूंद से धरती का तन मन कौन संवारती? कोयल की मीठी बाणी। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? तो बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट हो? धरती पर अंकुर फूटते हैं और हरियाली छा जाती है। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं। दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं। इनका मिलान कीजिए। तो आपको मिलान करना है। जैसे उड़ता सागर, बजा नगाड़े, नीले नैनों सा। उड़ता सागर, मेघ गर्जन हो जाएगा। यहाँ पे आ गया है
सारे नीचे आ गए हैं। बजा नगाड़े तो बादल, ये यहाँ पे आ गया। नीलो नैनो सा तो आकाश हो जाएगा नीलो नैनो का। और रोमावली सी तो हरी धूप आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी हरी धूप, और यहाँ पे आ जाएगा हरी धूप की जगह पे आकाश, क्योंकि नीला आकाश होता है तो यहाँ पे आकाश आ जाएगा। फिर है रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन है, पहला है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद किस पे लिखना? मेरा विद्यालय का वार्षिक खेलकूद दिवस मीन्स स्पोर्ट्स डे, मेरा प्रिय मित्र, या वृक्षों का महत्व। 100 शब्दों में लिखना है। फिर है किसी एक पर लिखना है, अथवा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कम से कम 10 वाक्यों का एक संवाद लिखें, या फिर इसमें से किसी एक पर 10 वाक्य में लिखना है। वार्षिकोत्सव के विषय में बात करते हुए 2 छात्रों के बीच संवाद। फिर अनुशासन के विषय में बात करते हुए 2 शिक्षकों के बीच संवाद। चाहे आप ये लिखो या ये लिखो, इसमें भी 2 ऑप्शन हैं और यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिए हुए। इसमें से कोई एक 100 वर्ड्स में लिखना है, मीन्स 5 मार्क्स का है। फिर आप इसमें से पॉइंट्स, जैसे आंसर की में आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, किस दिन होता है, किस दिन हुआ, कैसा रहा, कैसे हमने तैयारियां की, फिर कौन कौन सी प्रतियोगिताएं थी, खेल था कौन, और पुरस्कार वितरण कैसे हुआ, इंट्रोडक्शन पार्ट्स कैसे हुआ। सो सारी चीज़ें आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। मेरे प्रिय मित्र में क्या होगा, कैसा है आपको पता ही, अपने मित्र के बारे में तो लिख ही सकते हो। वृक्षों का महत्व, वृक्ष से हमें क्या मिलता है, क्या फ़ायदे हैं उसके, वृक्ष ना हो तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आप उसमें वृक्ष के बारे में भी जोड़ सकते हो। और ये जो संवाद वाला है तो आप वार्षिकोत्सव, एनुअल फंक्शन कैसे हुआ आपके स्कूल में, उस पर आपको बात करते हुए जो 2 छात्रों के बीच के आपको डिस्कशन को लिखना है। या फिर 2 शिक्षक हैं, वो अनुशासन, डिसिप्लिन के बारे में बात करें तो वो लिख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। मोहल्ले की सफाई व्यवस्था सही कराने हेतु नगर निगम के अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। आपको क्या लिखना है? एक अपने नगर निगम के अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना है कि आपके मोहल्ले में बहुत गंदगी फैली हुई है, गंदगी की वजह से मच्छर बहुत हो गए हैं और बीमारियां फैल रही हैं, पानी जगह जगह पे भर गया है, कोई सफाई करने वाला नहीं आ रहा है, तो क्या आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और यहाँ की सफाई व्यवस्था को ठीक कराइए। तो इस तरीके से लिखना है। और लिखना किसको है? नगर निगम अधिकारी को। तो इस तरीके से एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट और पूरा का पूरा आपको ड्राफ्ट तैयार कर लेना है अच्छे से प्रैक्टिस में। फिर है अपने मामा जी को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखिए। तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, चाहे इसमें ये लिखो चाहे ये लिखो। तो आपका जन्मदिन है, आप अपने मामा को इनवाइट करने के लिए पत्र लिखो। भाई लिख ही लोगे, मामा के लिए लिखना है सब, उसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है। तो एक पत्र लिख लेना है आप। सो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। अभी हम आंसर की देख लेते हैं, और आंसर की ये रही आपकी आंसर की। सो आप हेल्प ले सकते हो आंसर की से। दूसरी चीज़, अगर कोई और क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं और प्रिपेयर कर दूं क्वेश्चन पेपर। आपको अगर इससे हेल्प मिल रही है तो भी ज़रूर बताइए कि हाँ आपको एग्ज़ाम में इससे कुछ हेल्प मिल रही है। और मेरा तो मेन पर्पज़ यही है कि आपको आइडिया समझ में आ जाए कि क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, और फिर आप अच्छे से एग्ज़ाम में अपना अच्छा कर पाओ, अच्छे मार्क्स लेकर आओ, तैयारी आपकी अच्छी हो। सो यही है। बाकी तो ये तो आपका टेक्स्ट बुक का ही है, तो आप उससे हेल्प लेकर इसको कर सकते हो टेक्स्ट बुक से, या आपके स्कूल में भी कराया गया होगा। क्योंकि टेक्स्ट बुक के जो भी पैरे अगर आप पैसे जाते हैं वो आप पढ़े रहोगे, रीडिंग रहेगी आपकी अच्छी, तो आप अच्छे से कर भी पाओगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा।
मिलान वाले में थोड़ा सा वो हो गया है एडिटिंग, तो यहाँ पे देख लेना। और ये अनुच्छेद लेखन में बस पॉइंट से दिए हुए हैं, पूरा डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप की पॉइंट्स यहाँ से देख सकते हो और इसकी हेल्प से आप सेंटेंस बना करके सब पूरा वाक्य बना करके लिख सकते हो। फिर ये जो पत्र था वो है। बस ये क्वेश्चन पेपर यहीं पर ख़त्म होता है और आई होप कि आपको हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।